गुड इवनिंग बच्चों। देखो, अपन ने कल क्लास में देखा था पुष्प के संरचनाओं के बारे में, जिसमें अपन ने पादप की के जो दो पार्ट होते हैं अपन ने देखे थे, एक आवश्यक और एक सहायक। सहायक और आवश्यक। सहायक में दो थे, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, और आवश्यक के अंदर थे पुमंग और जयांग। जिसमें अपन ने पुमंग पढ़ा। पुमंग के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? परागकण पढ़ा। परागकण क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है, वो पढ़ा अपन ने। परागकणों की संरचना पढ़ी। ठीक है, उसके बाद में अब हम शुरू करेंगे क्या? जायांग। ठीक है, जायांग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पिस्टिल। तो देखते हैं जायांग के अंदर क्या क्या होता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक स्त्री केसर, एक अंडपी या एक से अधिक स्त्री केसर, बहुअंडपी हो सकता है। इसके अंदर ये वाली लाइन ध्यान देनी है कि जो यह एक अंडपी या एक से अधिक बहुअंडपी हो सकता है। मतलब कि इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो अंडप होता है वो एक अंडपी, ये वाला पार्ट, या बहुअंडपी हो सकता है। आगे वाली स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है। देखो, ये स्त्री केसर है, ये वाला। इसके अंदर ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और ये अंडाशय है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर वापस आते हैं अपन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि कोई एनसीईआरटी की लाइन है, यदि कोई भी वर्ड यदि छूटा हुआ होगा तो उसको लास्ट में अपन वापस कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी परेशानी हो आप कमेंट कर देना बस। एक अंडपी और बहुअंडपी अपन बात कर रहे थे। मतलब ये एक ऐसे है, ये क्या है? बहुअंडपी। अब इसके अंदर भी देखो, एक अंडपी बहुअंड में भी ये क्या होता है कि जो बहुअंडपी होता है, बहुअंडपी या तो वो जो ये है वो अलग अलग होंगे, या ये सब एक साथ में होंगे। एक साथ में होंगे उसका मतलब क्या है? वर्तिकाग्र तो अलग अलग है, पर अंडप एक है। ये क्या हो गया? ये है वियुक्तांडपी और ये है युक्तांडपी। मतलब इसके अंदर जो अंडप है वो अलग अलग है, और इसके अंदर जो अंडप है वो साथ में है। ठीक है, जैसे कि ये वाला डायग्राम देख लो। ये वाला डायग्राम, इसके अंदर क्या है? बहुत सारे अंडप तो है, परंतु सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये वाला देखो, इसके अंदर क्या है? बहुत सारे अंडप है और वो सारे के सारे अलग अलग है। तो ये वाला, ये हो गया कौन सा? दोनों बहुअंडपी है, ये एक अंडपी। परंतु इसके अंदर क्या है? ये वाला पेपेवर, इसके अंदर सारे अंडप एक साथ में जोड़े हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? बहुअंडपी युक्तांडपी। और ये वाला पोर्शन है जो ये प्लांट है, इसके अंदर क्या है? सारे अलग अलग है। इस कंडीशन के अंदर ये युक्तांडपी होगा। ठीक है, बहुअंडपी मल्टीकाल्पर में स्त्री केसर आपस में संयुग्मित युक्तांडपी या फिर आपस में स्वतंत्र वियुक्तांडपी हो सकते हैं। आगे समझ में? ये वाला कौन सा है? बहुअंडपी के अंदर अपने को देखना है कि ये युक्तांडपी। युक्तांडपी कौन सा? ये वाला, ये वाला। और दूसरा है वियुक्तांडपी, मतलब स्वतंत्र। ये वाला स्वतंत्र है, इसके अंदर भी देखो स्वतंत्र है।
आ गया समझ में? उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होता है? जो पराग कणों का अवतरण मंच का काम करता है। मतलब जो पराग कण होते हैं वो हवा के अंदर उड़ के आ रहे हो, चाहे कीट लेके आ रहे हो, चाहे कैसे भी आ रहे हो, सबसे पहले वो किस पे आकर गिरेंगे? वर्तिकाग्र पर। किस पे आकर गिरेंगे? वर्तिकाग्र पर। ये परागकण है, ये क्या आके गिरेंगे? यहाँ पे। ठीक है, तो ये परागकण किसी की भी सहायता से वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं, इसको परागण कहते हैं, जो आपने आगे पढ़ेंगे। तो जो ये परागकण है इस पर आकर गिर रहे हैं, इसलिए इसको अवतरण मंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतरण मंच। ठीक है, उसके बाद में वर्तिका। वर्तिका, ठीक है, उसके बाद में अंडाशय। ये वाला पार्ट है वो क्या है? अंडाशय। ठीक है, ये हो गए इसके 3 पार्ट। दीर्घकृत पतला भाग है जो वर्तिकाग्र के नीचे स्थित होता है। अंडाशय, ओवेरी, यह आधार भाग है जो उभरा हुआ फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा, ये वाला है गर्भाशय गुहा, ओवेरियन कैविटी होती है जिसके अंदर की ओर अपरा प्लेसेंटा स्थित होता है। इसके अंदर क्या है कि ये वाला जो पार्ट है वो अंडाशय है, यानी कि ओवेरी। ठीक है, उसके अंदर एक कैविटी होती है, गुहा होती है, और इसके अंदर उपस्थित होता है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। जो ये प्लेसेंटा है ये क्या करता है? इसको इससे जोड़ के रखता है। ठीक है, अपराग से उत्पन्न होने वाली गुरु बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजिया सामान्यतः बीजांड ओव्यूल्स कहलाती है। अभी मैंने बताया कि ये इसको इससे जोड़ता है। ये हो गया अंडाशय। क्या हो गया? ये अंडाशय। अब इस अंडाशय के अंदर ये वाला पोर्शन क्या हो गया? बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। क्या हो गया? गुरु बीजाणु धानी। कल अपन ने पढ़ा था एक पादप के जो पुरुष परागकण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और मादा का है उसको बोलते हैं गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, गुरु बीजाणु धानी। धानी, इसका दूसरा नाम क्या है? बीजांड। क्या है? बीजांड। ठीक है, ये हो गया बीजांड, जो किससे जुड़ा रहता है? अपरा के द्वारा। यह एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1 अथवा 1 से अधिक, मतलब पपीता, तरबूज, ऑर्किड आदि तक हो सकती है। मतलब कि जो बीजांड है अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या होंगे? बीजांड। बीजांड से क्या बनता है? बीज। आप इनडायरेक्टली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एक संख्या में, मतलब उसका मतलब जो प्लांट है वो एक बीज बनाए, एक से एक बीज, तो बनता है गेहूं, धान, आम। इसके अंदर ये क्या है? एक बीजांड के अंदर एक अंडाशय, एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड। किसके अंदर? गेहूं, धान और आम। ठीक है, और बहुत सारे हो उसके अंदर, पपीता, तरबूज आपने देखे होंगे पपीते के अंदर। अब तो जो आर्टिफिशियल बनते हैं वो उसके अंदर तो पपीते के अंदर बीज नहीं होते हैं, बट जो ओरिजिनल पपीता है उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, तरबूज के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, तरबूज। साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट
बीजाणुधानी बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। अब बीजाणुधानी किसके अंदर उपस्थित होता है? सबसे पहले ओवेरी के अंदर। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो व्रंत डंठल, जिसे बीजांड व्रंत क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत के द्वारा अपरा से जुड़ी हुई होती है। ये क्या है? बीजांड। किसके द्वारा? बीजांड व्रंत के द्वारा। किसके द्वारा? बीजांड व्रंत के द्वारा। बीजांड व्रंत दिख नहीं रहा है तो वापस लिख देता हूं साइड में। बीजांड व्रंत। अभी अपन ने यहां क्या पढ़ा था? ये ऐसे होता है, ये अपरा, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है बीजांड, बीजांड व्रंत के द्वारा अपरा से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। बीजांड की काय और बीजांड व्रंत, बीजांड की काय और ये बीजांड व्रंत आपस में किसके द्वारा? हाइलम नामक क्षेत्र से संलगित होते हैं। हाइलम द्वारा, जिसको बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं? नाभिका। यहां इस पोर्शन से, ये बीजांड काय की बॉडी है, मतलब काय है, ठीक है। ये हो गया क्या? नाभिका मतलब हाइलम। ये क्या हो गया? बीजांड व्रंत। ये वाला हो गया बीजांड व्रंत, ठीक है। ये क्या? बीजांड व्रंत। और ये क्या हो गया? अपरा, अभी जो अपन ने पहले पढ़ा, ठीक है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण, अध्यावरण मतलब लेयर, परतें, ठीक है, बाहर की ओर, नामक संरक्षक आवरण होते हैं। क्या होते हैं? संरक्षण आवरण। केवल बीजांड द्वार माइक्रोपाइल नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड के चारों ओर तरफ से घिरे रहता है। ये वाली लाइन क्या कहना चाह रहे हैं? कि जो ये बीजांड का है, इसके चारों ओर अध्यावरण है, चारों ओर अध्यावरण, ठीक है। परंतु जो इसका एक द्वार है जिसको बीजांड द्वार बोलते, अपन को भी पता है कि जहां द्वार होगा वहां से दरवाजा खुला होगा ही। ये वाला पोर्शन है वो बीजांड द्वार। ये जो बीजांड द्वार है, ये वाला, यहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत सिलेजा, जिसको आधारी भाग भी कहते हैं, ये वाला भाग, जो ये वाला पोर्शन है बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट, विपरीत में, इसको बोलते हैं निभाग या सिलेजा। क्या कहते हैं? निभाग या सिलेजा कहते हैं, आधार भी कहते हैं, ठीक है। अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय या न्यूक्लियस कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो बहुत सारी सेल्स देख रहे हैं ना आपको, ये अध्यावरण से घिरे हुए हैं, इसको बोलते हैं बीजांड काय। क्या कहते हैं? बीजांड काय। जो किससे घिरा हुआ रहता है? अध्यावरण से घिरा हुआ रहता है। तो ये कोशिकाओं का एक पुंज है, ये बीजांड काय। वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो इसलिए लिख रहा हूं साइड में, बीजांड काय, न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आगे क्या लिखा है, इन कोशिकाओं में प्रचुर आरक्षित आहार संग्रहित रहता है। इसका मतलब इसके अंदर खाना संरक्षित रहता है, मतलब बहुत सारा खाना इसके अंदर स्टोरेज रहता है। यदि इसके अंदर खाना स्टोरेज है मतलब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कार्य होगा। जहाँ खाना है तो खाने वाले लोग भी आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कुछ ऐसी कोशिकाएं होगी जो आगे की प्रक्रिया करेगी। भ्रूण कोश, एक होता है भ्रूण कोश, एक होता है भ्रूण कोश, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद या एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट। अपन ने कल पढ़ा था मेल गेमेटोफाइट और आज पढ़ेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। बीजांड काय में स्थित होता है। ये क्या है? बीजांड काय क्या है?
पूरा ये वाला पोर्शन है जो अपन ने पढ़ा, ये वाला क्या है, बीजांड काय, जो कोशिकाओं का एक पुंज है। ये क्या है पूरा, ये है बीजांड, ये वाला है बीजांड और ये है बीजांड काय। अब इस बीजांड काय के अंदर उपस्थित होता है भ्रूण कोश। क्या होता है, भ्रूण कोश, जिसको बोलते हैं अपन मादा युग्मकोद्भिद, या फिर इंग्लिश के अंदर एम्ब्रियोसेक, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और इसके अंदर एक बीजांड में सामान्यतः मतलब एक्स्ट्रा हो सकते हैं बट मोस्टली सामान्यतः क्या, एक अकेला भ्रूण कोश होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। मतलब गुरु बीजाणु मेगास्पोर से निर्माण होता है किसका, भ्रूण कोश का। सबसे पहले गुरु बीजाणु बनेगा, उस गुरु बीजाणु से क्या बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा। इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला। यदि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली सारी आगे की चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसको डायग्राम बनाओ, डायग्राम के साथ में समझो, अच्छे से समझ में आएगा। एक बार वापस बता देता हूं कि जो बीजांड एक छोटी सी संरचना है, ठीक है, जो किससे जुड़ी हुई रहती है, बीजांड व्रंत से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और बीजांड व्रंत किससे जुड़ा रहता है, अपरा से जुड़ा हुआ रहता है। ये वाला पार्ट है जो अपरा से जुड़ा हुआ रहता है, जो अपने आगे डायग्राम एक और दिखाया था मैंने पीछे, वो इसके बाद में दिखा दूंगा मैं वापस, वो उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। फिर आगे देखेंगे प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण होते हैं, ठीक है, जिसको आवरण कहते हैं। केवल बीजांड द्वार माइक्रोपाइल पर क्या होता है, अध्यावरण नहीं होता है। ठीक है, बाकी चारों ओर अध्यावरण उपस्थित होता है। जो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत इसके अपोजिट साइड में जो भाग होता है, इसको हिंदी में निभाग बोलते हैं और श्लेष्मा बोलते हैं, जिसको हम आधारी भाग भी कहते हैं। ठीक है, अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज है जो बीजांड का है, न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट है जो आपको बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही है। ठीक है, इन कोशिकाओं में प्रचुरता से आहार संग्रहित रहता है। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। उसके बाद में जो भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश क्या होता है, ये मादा युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, उसके बाद में ये किससे बनता है, ये बीजांड काय के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर पहले गुरु बीजाणु बनता है और उस गुरु बीजाणु से क्या बनता है, भ्रूण कोश बनता है। ठीक है, आगे यहां तक सब। नेक्स्ट है गुरु बीजाणु जनन, मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस। जिसको लग रहा हो कि भाई थोड़ा शॉर्ट है, अपन एनसीईआरटी की सारी पॉइंट्स लिए हैं, फिर भी कोई चीज यदि छूट जाएगी अपन और लास्ट में जो सारे पॉइंट्स एक बार रिपीट करेंगे तो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये पूरा सफिशिएंट है। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन के अंदर क्या करना है अपने को, सबसे पहले गुरु बीजाणु बनाना है। पहले अपन ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनाया था, यहाँ मेगास्पोर बनाएंगे जिसके अंदर गुरु बीजाणु बनाएंगे। ठीक है, गुरु बीजाणु क्या होता है, एक कोशिका होती मतलब। ठीक है, गुरु बीजाणु किससे बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से। किससे बनता है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, MMC। यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अब वहां पे अपन ने पढ़ा था माइक्रोस्पोर मात्र कोशिका, यहाँ पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु की रचना का प्रक्रम है। इसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। आपके बोर्ड के अंदर परिभाषा पूछी जा सकती है कि मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो यह डेफिनेशन यदि परिभाषा आपको लिखनी है तो लिख सकते हो कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनने वाले गुरु बीजाणु की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का बीजांड काय के बीजांडधारी क्षेत्र में विभेदन करता है। मतलब ये वाला डायग्राम देखो, अभी अपन ने ये क्या पढ़ा था, बीजांड काय। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस बीजांड काय, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है, बहुत सारी ऐसे कोशिकाएं ठसाठस भरी हुई रहती है। उसके अंदर कुछ कोशिकाओं में से एक कोशिका ऐसी होती है जो हेल्दी होती है, मतलब मोटी ताजी होती है। ठीक है, तो ये मतलब
और ये फूड वगैरह इसको न्यूक्लियस जो बीजांडकाय की बाकी कोशिकाएं उनसे मिलता रहता है। ठीक है, तो ये वाली कोशिका सेलेक्ट होती है आगे के लिए। तो ये वाली जो कोशिका है ये मेगास्पोर मदर सेल है। अब ये कोशिका क्या करेगी, मेगास्पोर मदर सेल में विभाजन होगा, क्योंकि ये हेल्दी है तो इसके लिए लायक है, और अब इसके अंदर विभाजन स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर विभाजन क्या होगा, जैसे उसके अंदर पहले अपन कल पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड हो गया, जो अपन ने द्वार बोला था वहां। अब ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो कोशिका है इसके अंदर विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और पहले 2 कोशिकाएं बनी, फिर 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनी। तो सर ये तो पिछले कल पढ़ा तो उसकी जैसा एकदम सेम ही है। नहीं, पहले उसके अंदर भी परागकण के अंदर भी 4 कोशिकाएं बनती है, परंतु उसमें चारों कोशिकाएं आगे 4 परागकण बना देती है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 4 कोशिकाएं बनी है, बट इसके अंदर भी 3 नष्ट हो जाएगी, 1 ही बचेगी। ठीक है, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी, 1 कोशिका बचेगी जो आगे किसका निर्माण करेगी, गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई कि कैसे गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। सबसे पहले अपने एक डायग्राम देख लेते हैं। देखो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे डायग्राम, ये था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, ये ऐसे। अब इसके अंदर बीच में ये न्यूक्लियस था, ये बीजांड द्वार हो गया। ठीक है, ये अध्यावरण हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर बीजांडकाय के अंदर एक कोशिका होगी जो क्या करेगी, विभाजन करेगी और क्या बनाएगी, 4 कोशिकाएं बनाएगी। कितनी बनाएगी, 4 कोशिकाएं। अब इन 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी और 1 कोशिका सेलेक्ट होगी जो क्या बनाएगी, गुरु बीजाणु। क्या बनाएगी, गुरु बीजाणु। ठीक है, समझ आ गया। एक बार डायग्राम में इसको वापस देख लो। ये न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस को बोलते हैं बीजांडकाय। ये माइक्रोपाइलर एंड मतलब जो द्वार होता है उसको बोलते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। ठीक है, ये न्यूक्लियस वापस वही बीजांडकाय। अब ये मेगास्पोर डायाड बना है और यहाँ पर टेट्राड बना है। टेट्राड मतलब 4 कोशिकाएं बनी, मेगास्पोर के 4 कोशिकाएं बनी। अब उसमें से ये 1 कोशिका सेलेक्ट होके आगे बनाएगी गुरु बीजाणु। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु में से 1 कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 क्या करते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 4 कोशिकाएं बनेगी, 4 कोशिकाओं में से क्या होगा, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी और 1 कोशिका आगे जाएगी। ठीक है, ये तीनों नष्ट होगी, ये 1 कोशिका आगे सेलेक्ट होके जाएगी। 1 कार्यशील रहती है, अन्य 3 अविकसित अपभ्रष्ट हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। कार्यशील गुरु बीजाणु मेगास्पोर का विकास मादा युग्मकोद्भिद के रूप में होता है। कल अपन ने नर युग्मकोद्भिद पढ़ा था, आज अपन ने मादा युग्मकोद्भिद पढ़ा है, के रूप में होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की विधि को मोनोस एक बीजाणुज विकास कहा जाता। मोनोस्पोरिक मतलब एक से एक अकेला गुरु बीजाणु लिया और उससे भ्रूण कोश बन रहा है, इस विधि को एक बीजाणुज या मोनोस्पोरिक कहते हैं। ठीक है, क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक में क्या कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है, तो 2 कोशिकाएं बनती है जो विपरीत ध्रुवों की ओर जाती है। उसके बाद में
उनमें भी विभाजन होता है। ऐसे करके टोटल 8 केंद्रक बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली अपन कंडीशन में देखते हैं कि एक केंद्रक दो विभाजित हुए और उसके अंदर कोशिका भित्ति निर्माण होकर क्या बन जाते हैं, दो कोशिका बन जाते हैं। परंतु इसके इस कंडीशन में होगा पहले केंद्रक विभाजन होंगे, जब 8 केंद्रक बन जाएंगे उसके बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये वाली जो कोशिका है गुरु बीजाणु आगे क्या करेगी, अब ये कोशिका, ठीक है, अब इस कोशिका के अंदर जो एक न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटेगा और दो न्यूक्लियस बन गए विपरीत, दो न्यूक्लियस बन के विपरीत दिशाओं में चले गए। अब इसके अंदर आगे क्या होगा, और विभाजन होगा, दो न्यूक्लियस और बने, ठीक है, इसमें भी और आगे विभाजन होगा, कितने बन गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने न्यूक्लियस बन गए टोटल, एक था, एक से दो बने, दो से चार बने, चार से 8 बने। अब इसके अंदर क्या होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। क्या होगा, कोशिका भित्ति का, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस और 8 न्यूक्लियस। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक से समसूत्र विभाजन के द्वारा दो केंद्रकी बनते हैं जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं और दो केंद्र की भ्रूण कोश की रचना होती है, दो केंद्र की भ्रूण कोश की रचना होती है। यहां तक समझ में आ गया। एक बार वापस बता देता हूं कि अधिकांश पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणु क्रियाशील होते हैं जब उसमें 3 नष्ट हो जाते हैं, और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो क्या करता है, आगे मादा युग्मकोद्भिद बनाता है और क्रियाशील गुरु बीजाणु में केंद्र में समसूत्री विभाजन होकर कितने बना दिए, दो केंद्र। अब एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसका मतलब ये जो केंद्रक है ये n है, क्या है, n, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ था इसलिए ये सारे n थे। ठीक है, तो अब इसके अंदर समसूत्री विभाजन करना जरूरी है, क्योंकि यदि अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो n/2 हो गया, और n/2 कंडीशन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा, इसलिए सेम 1 से 2 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे मादा युग्मकोद्भिद, अभी अपन ने पढ़ा क्या, मादा युग्मकोद्भिद कैसे बनता है, अब उसको पढ़ेंगे वो कैसा दिखता है, कैसा अपने को दिखेगा, एनसीईआरटी में दिखाया है। ये वाला डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम। इसके अंदर क्या है कि एक डायग्राम ये नहीं दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम देखो, ये 1 से बनेंगे 2, 2 से बने 4, 4 से बना 8, यहां तक अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, दो अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रीय विभाजनों के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकीय तत्पश्चात 8 केंद्रीय के भ्रूण कोश की संरचना करते हैं। ये अपन ने अभी पढ़ लिया कि 1 से कैसे 8 केंद्रकों का निर्माण होता है, सारा समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो टोटल कितने समसूत्री विभाजन हुए, 1 से 2 एक समसूत्री विभाजन, 2 से 4 दूसरा समसूत्री विभाजन, 4 से 8 तीसरा समसूत्री विभाजन। इसका मतलब इसके निर्माण में एक अर्धसूत्री विभाजन और 3 समसूत्री विभाजन हुए हैं। ठीक है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नीट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर देखो कि ये वाला जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, देखो आपको हिंदी में एनसीईआरटी होगी आपके पास में, ध्यान रखो इसमें। अब जो ये केंद्रक है, 8 केंद्रक है, इसको 8 केंद्रकों को कैसे अपन अरेंज करेंगे। ठीक है, 8 में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है। सर ये क्या है, केंद्रक 8 है और 7 कोशिकाएं हैं, बहुत नाइंसाफी है। 2 केंद्रक एक कोशिका के अंदर रह जाते हैं, इनमें प्यार ज्यादा होगा इसलिए साथ में रह जाते हैं, 2 भाई साथ में रहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये वाला डायग्राम देखो, इसके अंदर 8 केंद्रक है वो कैसे अरेंजमेंट रहते हैं, वो वाला, ये सिनर्जिड है,
सिनर्जिड और एग, इसमें मिलाकर 3 केंद्रक होते हैं। 2 सिनर्जिड सेल होती है और एक कोशिका होती है। इसके अंदर देखो 3 यहाँ हो गए, 2 सेंटर के अंदर हो गए। अब सेंटर वाली कोशिका एक ही है तो इसके अंदर 2 केंद्रक हैं और कोशिका एक है, ठीक है। 2 देखो पोलर न्यूक्लियर, ध्रुवीय केंद्रक, और एंटीपोडल साइड में 3 केंद्रक होते हैं, ठीक है। 3 कोशिका ये होगी। तो उस कंडीशन में ये देखो इस डायग्राम में अभी अपन ने देखा था सीजल एंड, जो आधारी भाग होता है, आधारी भाग, ठीक है। उसमें क्या होते हैं कि 3 कोशिकाएं यहाँ होती है, 2 कोशिकाएं, 2 न्यूक्लियस है, वो कहाँ होते हैं, केंद्रीय सेंट्रल कोशिका में, केंद्रीय कोशिका में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं 2, ठीक है। और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, जो मुख होता है, द्वार होता है, वहां पर 3 कोशिकाएं होती है। कौन सी? 2 सिनर्जिड कोशिकाएं, ठीक है, और एक कोशिका। ऐसे करके टोटल 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है। आपको ये क्या दिख रहा है? फिलिफॉर्म अपरेटस, जो सिनर्जिड कोशिकाओं के अंदर होता है। ये क्या होता है? यहाँ पर जो पोलन आता है और पोलन ग्रैंड, जो पोलन नलिका होती है, वो आकर यहीं से एंटर करती है। कहाँ से आकर? यहीं से एंटर करती है। यह विभाजन मुक्त केंद्र की होता है, जो केंद्र के विभाजन के तुरंत ही कोशिका विभाजन रचना द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता है। मतलब इसका लाइन का मतलब ये है कि जो केंद्र का विभाजन हुआ उसके जस्ट बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसके अंदर क्या होगा? सारे केंद्रक बन जाएंगे, उसके बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। 8 केंद्रकीय चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। नींव पड़ती है मतलब निर्माण होना स्टार्ट होता है, जो प्रारूपी मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश के संगठन का रूप ले लेती है। अब जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। आगे समझ में अच्छे से डायग्राम देखो, डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। मादा युग्मकोद्भिद के अंदर क्या होता है? 7 केंद्रक होते हैं, गलत बात, 8 केंद्रक होते हैं, 7 कोशिकाएं होती है। मतलब एक कोशिका कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि जो केंद्र इसकी ध्रुवीय में है, 2 केंद्रक होते हैं। सेंट्रल कोशिका, इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। अब इसके अंदर ऐसे नहीं बोल देना कि इसके 2n है, ये 2n नहीं है, n ही है, क्योंकि ये केंद्रक पास पास में आपस में जुड़े हुए नहीं है, मिक्स नहीं हो गए, अलग अलग है, बट पास पास में सेंट्रल कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश का निर्माण अभी पढ़ रहे थे अपन, उसके अंदर अपन ने कहां तक पढ़ लिया है? उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया है कि कैसे 8 केंद्रक बनते हैं, 7 कोशिकाएं बनती है, ठीक है। 8 केंद्रकों में से 6 केंद्रक की भित्तियां कोशिकाओं से घिरी हुई रहती है और कोशिकाओं में संयोजित हो रहते हैं। शेष बचे 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक जो अंड उपकरण के नीचे। अंड उपकरण क्या था? अभी अपन ने जो डायग्राम देखा था ऐसे, ठीक है। यदि अपन द्वार यहाँ नीचे बनाए, द्वार नीचे बनाए तो 3 कोशिकाएं ऐसे थी, तो ये हो गया अंड उपकरण, ठीक है। और 3 कोशिकाएं ऐसे थी और 2 केंद्रक ऐसे थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंड उपकरण। क्या बोलते हैं? अंड उपकरण, ठीक है। जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका, ये केंद्रीय कोशिका है, ये केंद्रीय कोशिका है, ठीक है। ये केंद्रीय कोशिका है, बड़ी कोशिका। इसके अंदर उपस्थित होते हैं कौन से? ध्रुवीय केंद्रक। क्या होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। अंड उपकरण के नीचे, ये वाली बात ध्यान रखना, नीचे होते हैं, तो इसका मतलब अंड उपकरण ऊपर होता है। इसको ऐसे कर दें तब आप देख सकते हैं। ये वाली चीज समझ में आ गई? कैसे? ये हो गया मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद कैसे निर्माण होता है? सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियस के अंदर एक कोशिका होती है, ये कोशिका विभाजन होती है, 4 कोशिकाएं बनाती है। इन चारों में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और एक कोशिका आगे जाती है। ये एक कोशिका, अब यही एक कोशिका क्या बनाती है, अब इस कोशिका को अपन बाहर निकाल के देखें। ये कोशिका आगे जाकर क्या करती है, ये एक कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में टूटता है और विपरीत ध्रुवों की ओर जाता है, ये वाली कोशिका, ठीक है। अब ये आगे क्या करते हैं, और विभाजन करती है, 2 बनाती है और विभाजन करते हैं, और क्या करते हैं, 4 बनाते हैं, और ये जाकर आगे क्या बनाते हैं, पूरा ऐसे करके मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है, ठीक है। ये अंड कोशिका हो गई, ये सहायक कोशिका हो गई, फिलिफॉर्म अपरेटस बोल दिया, और ये प्रतिवसांत कोशिकाएं हो गई, और ये सेंट्रल कोशिका हो गई। इस प्रकार से कैसे एक मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्वेश्चन भी लेके आएंगे, अब तक जितना पढ़ा है उसके साथ में क्वेश्चन भी लेके आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन भी अपन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण, अभी अपन ने यही पढ़ा है, नहीं कैसे कोशिकाओं का वितरण हो रखा है। देखो, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने के पश्चात क्या 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय होता है, ठीक है। बीजांड द्वार श्रेय माइक्रोपाइलर एंड, हिंदी इंग्लिश में दोनों लिखा है, आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूं और क्वेश्चन जो डायग्राम है वो इंग्लिश में इसलिए लेके आ रहा हूं, हिंदी में अच्छे से रहे तो आपको हिंदी की एनसीईआरटी पास में लेकर बैठोगे तो सेम ही डायग्राम दिए हुए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, साइड में हिंदी में लिखा हुआ है पूरा, तो दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए हिंदी मीडियम वालों को, ताकि उसको दिक्कत नहीं आती है कभी, और एनसीईआरटी के अंदर भी वर्ड्स हिंदी में साथ में इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ठीक है। जो बीजांडद्वारी कोशिका है उस पर माइक्रोपाइलर एंड है, उस पर 3 कोशिकाएं एक साथ में समूहित होकर अंड उपकरण का निर्माण करती है। क्या करती है, अंड उपकरण का निर्माण, अंड उपकरण का निर्माण करती है, जिसको एग एपरेटस कहते हैं। इसमें 2 सहायक कोशिका, इसके अंदर 2 सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका जिसको सिनर्जिड्स कहते हैं, तथा एक अंड कोशिका होती है। ये देखो, अंड कोशिका एग सेल होती है। सहायक कोशिकाओं में बीजाणुद्वारी छोर पर एक विशेष कोशिकीय स्थूलन होता है, जिससे तंतुरूपी समुच्चय फिलामेंट एपरेटस कहते हैं, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देशन करता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अंदर जो ये फिलिफॉर्म अपरेटस है, ये सहायक कोशिकाओं के अंदर ये क्या करता है, जब पोलन आता है वर्तिकाग्र पर गिरता है, पोलन नलिका बनती है, वो क्या करती है, जब इसके अंदर एंटर करेगी, नलिका आएगी और इसके अंदर एंटर, तो उसको रास्ता दिखाने का काम करती है। क्या करती है, रास्ता दिखाने का, कि आओ यहाँ से एंटर करो, ठीक है। ये एक रास्ता दिखाने का काम करती है, कुछ केमिकल या कुछ रिलीज करती है, जिसके कारण ऐसा होता है। 3 अन्य कोशिकाएं, निभागीय छोर, निभागीय छोर को क्या बोलते हैं, चिलेजा एंड, ये वाला पोर्शन है निभागीय छोर या चिलेजा एंड कहते हैं। यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती है, चिलेजा भाग या निभागीय छोर। प्रतिव्यासांत एंटीपोडल कहलाती है, और इनको साथ में क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। वृहद केंद्रकीय कोशिका, सेंट्रल कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियर होते हैं। क्या होते हैं, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल कोशिका, सेंट्रल से सेंट्रल को केंद्रीय कोशिका, इसके बीच में 2 केंद्रक होते हैं, वो पोलर न्यूक्लियर होते हैं। मैंने फिर पहले ही बता दिया है इसके अंदर क्या होता है, कितने विभाजन होता है, 1 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं और 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे एक पहले गुरु बीजाणु बनता है, उससे आगे 3 विभाजन होकर 8 न्यूक्लियस बनते हैं समसूत्री विभाजन द्वारा। ये चीज बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हर किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए इसको बार बार
बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्या है, ओहो नया टॉपिक आ गया है। मतलब अपन ने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले अपन ने पढ़ा नरयुग्मोद्भिद, मतलब जो फ्लावर है, पुष्प है, उसके भाग पढ़ रहे, तो उसमें पुंकेसर पढ़ा, स्त्री केसर पढ़ा। पुंकेसर से क्या बनता है, परागकण। नरयुग्मोद्भिद पढ़ा। अब उसके बाद में क्या पढ़े अपन ने, स्त्री केसर पढ़ा, पिस्टिल पढ़ा। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, मादा युग्मोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, कैसा दिखता है, उसके स्ट्रक्चर पढ़ा। अब उसके बाद में आ रहा है अपना परागकण। जितना आज कंप्लीट हो पाता है आज करेंगे, बाकी का नेक्स्ट टर्म के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो लेक्चर को अच्छे से देखो, उसके बाद में कोई भी दिक्कत हो कमेंट में करो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको वापस से बताया जाएगा। और बाकी आगे की क्लासेस हो लाइव होगी तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आप साथ साथ में ही पूछ पाओगे। ये क्या है, ये एक फूल है, पुष्प है। अब इस पुष्प पे आपको ये सारी चीजें मैंने कल बताई थी कि पुष्प है, ये दल है, बाह्यदल है, ये इतने रंगीन कलर्ड, इतना ये आकर्षक क्यों होते हैं, इसीलिए आकर्षक होते हैं ताकि ऐसे कीट को क्या आकर्षित कर सके। जैसे ये देखो, ये क्या कर रहा है, इस कीट को आकर्षित कर रहा है, हमें भी आकर्षित करते हैं पुष्प, तो उसी प्रकार से कीट को आकर्षित कर रहा है। कीट आएगा, इसको परागण क्या होता है, परागण होता क्या है, परागण होता है कि पराग कण होता है जो पुंकेसर से वहां से स्फुटन होने के बाद में जो पराग कण निकलते हैं और वहां से लेकर वर्तिकाग्र, जो अपन ने पढ़ा था क्या होता है, अवतरण मंच होता है। तो एक इससे परागकण निकल के कहाँ पे आ रहे हैं, वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं। इस प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं परागण, पॉलिनेशन बोलते हैं। ये कई प्रकार से होता है, अलग अलग टाइप से होता है। यह परागकणों का स्थिर केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। मतलब इस ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक सवारी को यहाँ से यहाँ छोड़ना है, तो इस सवारी को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ भी चीज ट्रांसपोर्ट के लिए, स्थानांतरण के लिए, जैसे अपन गाड़ी वगैरह को यूज करते हैं, उसी प्रकार से ये कुछ ना कुछ चीजें ऐसी यूज करते हैं। वो जैविक अजैविक भी हो सकती है, हवा, कीट वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसके द्वारा स्थानांतरण होता है। परागण के स्रोत के आधार पर परागण को 3 प्रकार बांटा गया है। ये वाला डायग्राम देखो, सबसे पहले बहुत अच्छा डायग्राम है। अपन को 3 टाइप पढ़ने, और इस एक डायग्राम के अंदर ही तीनों टाइप दिखा रखे। ठीक है, तीनों टाइप देखो आप, मैं बड़ा कर देता हूं डायग्राम को। ठीक है, दिख रहा होगा। एक ये वाला, पहले ये देखो फर्स्ट वाला डायग्राम देखो, फर्स्ट वाला डायग्राम। इसके अंदर क्या है, ये एक पुष्प है, ये वाला। अपन क्या पढ़ रहे थे, स्वपरागण, 3 पार्ट पढ़ रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। स्वपरागण मतलब एक ही पुष्प के अंदर सेम, अपने जो जब स्टार्ट किया था चैप्टर, उसके अंदर मैंने वर्तिकाग्र और स्टेमन दोनों ही जो पुंकेसर वो एक ही पुष्प के ऊपर उपस्थित थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो मतलब जो परागकण है और जो वर्तिकाग्र जाके गिरना है, दोनों एक ही पुष्प के ऊपर उपस्थित है। इस कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, या फिर स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। ठीक है, उसके बाद में सेकंड डायग्राम में देखो, इसके अंदर क्या है, परागकण है तो सेम ही पादप है, परंतु पुष्प अलग अलग है। 2 पुष्प का काम में ले रहे हैं, मतलब इस पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, परंतु प्लांट सेम ही है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या हो गया, ये हो गया स्वपरागण, ये हो गया सजात पुष्पी परागण। ये भी एक प्रकार से सेल्फ पोलिनेशन ही है, बट इसको बोलते हैं ऑटोगेमी, इसको बोलते हैं जिटेनोगेमी। क्यों, क्योंकि ये स्वपरागण है, ये सजात पुष्पी परागण है, मतलब पादप समान है, पुष्प अलग अलग है। इसलिए यदि इसको अपन जेनेटिकली देखें तो एक प्रकार से ये स्वपरागण ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि
सेम पुष्प ही है, परंतु यदि इकोनॉमिकली देखें तो इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टर का यूज हो रहा है, इसलिए ये अलग है। ठीक है, तीसरा वाला क्या है, क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण। क्या है, पर परागण। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, पादप अलग अलग है, ये 1 नंबर पादप है, ये 2 नंबर पादप है, तो इसमें से पोलन लेके ये इंसेक्ट है वो इस पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एक पादप से दूसरे पादप पर आ रहा है, मतलब पर परागण हो रहा है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई, एक डायग्राम से सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी अपन एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, यह परागकणों के स्त्री के स्तर के वर्तिका का स्थानांतरण होता है, ये सब अपन देख लिया है। अब ऑटोगेमी, ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन, ये समान पुष्प सेम फ्लावर में परागकणों को वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। एक सामान्य पुष्प में जहां परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावर्त होते हैं, वहीं पूर्ण स्वपरागण अपेक्षाकृत दुर्लभ है। मतलब एक समान पुष्प में जहां परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावर्त होते हैं, मतलब कि उसको क्या कर रखा है, आवर्तित, मतलब नहीं किया हुआ है, मतलब आप बोल सकते हैं कवर नहीं किया हुआ है, उस कंडीशन में तो ये स्वपरागण होना अपेक्षाकृत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि दूसरे परागण आकर उस पर गिर जाएंगे, परागण हो जाएगा। उसके लिए क्या, या तो उसको पैक कर रखा हो, मतलब या तो फूल ऐसा हो जो बंद पैक हो, तो उसके अंदर यदि परागण अंदर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्वपरागण हो सकता है। परंतु यदि अलग अलग पुष्प से परागण आ रहे हैं, परंतु यदि जो पुष्प है वो क्लोज्ड है, यदि पैक है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन में अंदर स्वपरागण हो सकता होगा। यदि पैक है तो ऑटोमेटिकली स्वपरागण ही होगा। इस प्रकार के पुष्पों में स्वपरागण के लिए पराग वर्तिकाग्र को विमुक्ति के लिए समकालिकता आवश्यक होती है। समकालिकता क्या होती है, समकालिकता ये होती है कि जब परागकण निकले उसी समय क्या होना चाहिए, वर्तिकाग्र भी एक्टिव होना चाहिए, मतलब वो भी मैच्योर होना चाहिए। ये वर्तिकाग्र है और ये ओके सर, तो जब ये मैच्योर हो रहा है और परागकण निकल रहे हैं, और उसी समय ये भी परिपक्व होना चाहिए इस परागकण को एक्सेप्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं क्या, समकालिकता बोलते हैं। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास में अवस्थित होना चाहिए, मतलब दोनों पास पास में उपस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वर्तिकाग्र है और ये इतना ऊपर है या ये इतना नीचे है, तो भी ये पोलन इसके पास में जाना है। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई। स्वपरागण के लिए क्या क्या हो सकता है, स्वपरागण उस कंडीशन में नहीं होगा यदि अनावर्त है, उस कंडीशन में नहीं हो सकता है। समकालिकता यदि नहीं है, उस कंडीशन में नहीं होगा। यदि परागकोश और जो वर्तिकाग्र है वो यदि दूर दूर है, पास पास में नहीं है, उस कंडीशन में भी स्वपरागण नहीं हो सकता है। कुछ पादप जैसे कि वायोला, दूसरा नाम है सामान्य पानसी, ऑक्जेलिस, कैमोलिना, कोमेलिना, जिसका दूसरा नाम है कनकोआ, 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। ये क्या है, 2 टाइप के पुष्प पैदा करते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ पुष्प ऐसे होंगे जो कवर रहेंगे और कुछ पुष्प ऐसे होंगे जो खुले हुए रहेंगे। मतलब जो पुष्प कवर्ड है उसके अंदर तो स्वपरागण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहरी कोई परागणकारी या फिर एयर से वगैरह से परागण नहीं आ पाएंगे। ठीक है, परंतु यदि पुष्प पैक है, बात हो गई, उसमें तो नहीं आ सकता। और यदि पुष्प खुला हुआ है, ओपन है, तो उसमें बाहर से भी परागकण आ सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये वाला डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है मैंने। इसके अंदर देखो, ये पुष्प है वो क्या है, उन्मिल परागणी
पुष्प मतलब खुला पुष्प, इसको पैक्ड नहीं है। और दूसरा है अनु उन्मील्य परागणी पुष्प, ये पुष्प क्या है, पैक पुष्प है, ऐसे पैक है पूरा। और दूसरा वाला है पुष्प है वो क्या है, सब एक कलर हो गया है। ये पुष्प क्या है, खुला पुष्प है। ये पुष्प क्या है, पैक पुष्प है, जो भी है इसके अंदर है, ठीक है। उन्मिल्क परागणी पुष्प, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर, अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, मतलब जिसके परागकण वर्तिकाग्र अनावर्त होते हैं, मतलब इस पैक नहीं होते हैं, क्लोज्ड नहीं होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो कंडीशन अपन ने पढ़ी वही कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे ये वाले फ्लावर है, ये क्या है, उन्मील्य परागण, इसके अंदर नॉर्मल जो कंडीशन है वही होगी, परंतु अनु उन्मूल्य परागण गैमस क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर, ये कभी भी अनावर्त नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, अनावर्त नहीं होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिफरेंस कि उन्मील्य परागण और अनुन्मील्य परागणी पुष्प क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। परागकोश वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं। अपन ने पूर्व कंडीशन पढ़ी थी, स्व परागण के लिए क्या है, क्लोज्ड होने चाहिए, पास में होने चाहिए। अब क्लोज्ड है तो ऑटोमेटिकली पास में ही रहेंगे, उसमें यह पुष्प सदैव स्व युग्मन मतलब स्व परागण होता है। जब पुष्प कलिका में परागण कोश स्फोटित होते हैं तब परागण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागकण वर्तिकाग्र परागकण को प्रभावित करते हैं। अनुमूल्य गणी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा कर लेते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो परागकण है और वर्तिकाग्र बीच में पास पास में ये क्लोज्ड है, तो उसमें परागणकारी की तो जरूरत ही नहीं है, बिना किसी की जरूरत के वो ऑटोमेटिकली पास में आएंगे, जुड़ जाएंगे और बीज का निर्माण कर देंगे। उस कंडीशन में जरूरत नहीं है किसकी, परागणकारी की जरूरत नहीं है। लास्ट है अनुमूल्य परागण अंत प्रजनन अवसादन को बढ़ाता है। क्या करता है, अवसादन को बढ़ाता है, मतलब इसके अंदर बार बार सेल्फ पोलिनेशन होगा, मतलब अंत प्रजनन होगा, सेम के सेम में जो पादप है उसी के अंदर होगा। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो ये अवसादन मतलब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और क्या कंडीशन आएगी कि इसके अंदर जो हानिकारक जीन है वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, विभिन्नता नहीं आएंगी। ये सारी कंडीशन किस में आती है, अनुन्मील्य परागण के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाओ। नेक्स्ट क्लास लाइव होगी, उसके अंदर अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। देखो वो तो अपने पढ़ लिया कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब उसके अंदर सेम पुष्प के अंदर। अब आता है दूसरा सजात पुष्पी परागण। क्या होता है, सजात पुष्पी परागण, ये अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा था। ये वाला डायग्राम देखो, इसके अंदर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सेम पुष्प के अंदर ऐसे से इस पे आ रहा है। अब इसमें देखो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अंदर क्या है, दो अलग अलग है से क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये चीज देखो कि इकोनॉमिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। यदि सेम प्लांट के अंदर फूल होंगे तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बट इकोनॉमिकल, यदि दोनों अलग अलग है तो फिर प्लांट अलग अलग है तो अलग अलग ही होगा, ठीक है। इसके अंदर ये पोलन गए, ये इंसेक्ट पॉलिनेटर है, ये इसकी सहायता से इस वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे, इसको बोलते हैं। अब देखो सजात पुष्पी परागण, पहले अपन ने पढ़ा स्वपरागण जिसके अंदर सेम पुष्प में ही होता है, दूसरा सजात पुष्पी परागण। यह एक ही पादप, पॉइंट मार्क करो, ये एक ही पादप के अन्य पुष्प के
परागणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से एक पर परागण है, क्रियात्मक रूप से मतलब इसके अंदर पॉलिनेटर की जरूरत पड़ रही है, तो ये एक प्रकार से पर परागण है, परंतु जिसमें एक कारक सम्मिलित होता है, लेकिन आनुवांशिक रूप से, किसके रूप से? आनुवांशिक रूप से एक सजात पुष्पी परागण लगभग स्वपरागण जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप, मैंने यही चीज बताई आपको पहले कि यदि क्रियात्मक रूप से इकोलॉजिकल रूप देखें अपन तो क्या है, ये पर परागण है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पुष्प से दूसरे पुष्प के अंदर परागण जा रहे हैं और इसके अंदर पॉलिनेटर की भी आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। परंतु यदि अपन इकोलॉजी जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो सेम ही पादप के पुष्प है, सेम पादप के पुष्प के, इसका मतलब क्या होता है, जेनेटिकल भी लगभग सेम ही होंगे। इसके हिसाब से इसको जेनेटिक रूप से क्या बोला जाता है, स्वपरागण जैसा ही बोला जाता है, ये वाली चीज ध्यान रखना। फिर आता है परनिषेचन, जीनोगेमी। इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादप के वर्तिकाग्र भिन्न 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 मतलब भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। यह केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागकण के समय आनुवांशिक भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। कर्मक या कारक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है, मतलब ये एक ऐसा परागण है जिसके अंदर क्या होता है, भिन्नताएं आती है, आनुवांशिक भिन्नताएं आती है, ठीक है। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अंदर क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, एक से दूसरे के अंदर जा रहा है और आनुवांशिक रूप से भी भिन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अजीवी कारक और जीवी कारक, ये आगे अपन पढ़ लेंगे। यहां तक अपन आज कंप्लीट करते हैं। परागकण के अंदर क्या क्या पढ़ा अपन ने, पूरा समराइज कर देता हूं मैं। क्या क्या पढ़ा आज अपन ने? सबसे पहले अपन ने पढ़ा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, यहां से पढ़ना अपन ने स्टार्ट किया था। जायांग स्त्री केसर के बारे में पढ़ा। स्त्री केसर क्या होता है, मादा जननांग होता है, उसके अंदर अपन ने देखा कि स्त्री केसर कैसे एक अंडपी बहुअंडपी होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा ये युक्त अंडपी और वियुक्त अंडपी कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद में अपन ने डायग्राम देखा, इसका कौन से पार्ट क्या है, चिलिजल भाग है, आइलम पार्ट है, कैसे किससे जुड़ा हुआ रहता है, आउटर आवरण, इनर आवरण, और ये न्यूक्लियस बीजांडकाय, और इसके अंदर एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है, ठीक है। ये स्त्री केसर के भाग अपन ने पढ़े, 3 पार्ट का होता है। उसके बाद में अपन ने बीजाणु धानी जो किसके अंदर उपस्थित होती है, ओवेरी के अंदर उपस्थित होती है, कैसे किससे जुड़ी हुई रहती है, अपरा के द्वारा बीजांड व्रंत से नाभिका की सहायता से ये काय से जुड़ी हुई रहती है, आवरण होता है, इसके अंदर बीजांड काय उपस्थित होती है, और ये, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अपन ने देखा कि कैसे गुरु बीजाणु जनन होता है, मेगास्पोर का निर्माण होता है। उस कंडीशन के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होती है, उसके अंदर विभाजन होता है, 4 कोशिकाएं बनती है, चारों में से 3 नष्ट हो जाती है, एक पीछे बचती है, आगे गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, एक कोशिका जो गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका 4 कोशिकाएं बनी थी उसमें से एक रहती है, और एक कोशिका के अंदर पहले असूत्री विभाजन हुआ था, उसके बाद में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से एक केंद्रक से 2, 2 से 4, 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। उसके पश्चात में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिससे अलग अलग कोशिकाएं विभाजित हो जाती है विभेदन के द्वारा, और एक परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किस प्रकार से यह विभेदित रहती है, ठीक है। उसके बाद में कैसे 6 कोशिकाओं से 8 कोशिकाएं, और 8 कोशिकाएं नहीं 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं, ये चीज ध्यान रखना बार बार, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इस प्रकार से ये आप अरेंजमेंट रहता है, कैसे कोशिकाओं का 3 कोशिकाएं चिलेजल भाग में रहती है, 3 कोशिकाएं द्वार के साइड में रहती है, और
एक कोशिका सेंट्रल कोशिका जो बड़ी कोशिका है उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई मतलब ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन परागण स्टार्ट किया। परागण कैसा होता है? परागण होता है पराग कोश से वर्तिकाग्र की ओर जो परागण जाता है उसको बोलते हैं परागण कहते हैं। और ये 3 टाइप का होता है, स्वपरागण, सजात पुष्पी परागण और पर परागण। स्वपुष्पी परागण कैसा होता है? इसके अंदर एक ही पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र परागकोश से वर्तिकाग्र के अंदर परागणों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये पढ़ा अपन ने। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो सेल्फ कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसके अंदर 2 प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं, उन्मूल्य और अनुन्मूल्य। उन्मूल्य तो वही सामान्य पुष्प होते हैं, अनुन्मूल्य पुष्प होते हैं जो क्लोज्ड रहते हैं, उसके अंदर बाहरी पोलिनेटर नहीं आ सकता, मतलब बाहरी परागकण नहीं आ सकता है। उस कंडीशन के अंदर स्वपरागण ही होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा सजात पुष्पी परागण। इसके अंदर क्या होता है? सजात पुष्पी में पादप समान होता है परंतु पुष्प अलग अलग होते हैं। एक पादप सेम प्लांट के दूसरे पुष्प पर परागणों का स्थानांतरण होता है एक से दूसरे पर। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। इसमें सजात पुष्पी परागण को अपन यदि कार्य के रूप से देखें तो ये पर परागण होता है, परंतु आनुवांशिक रूप से देखें तो ये स्वपरागण होता है। उसके बाद में अपन ने देखा पर निषेचन या पर परागण, जिसके अंदर क्या होता है? 2 अलग अलग पुष्प होते हैं और अलग अलग प्लांट होते हैं, उससे परागणों का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार से क्या होता है? पर परागण होता है। ठीक है, यहां तक अपन ने कंप्लीट किया, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो और कोई चीज एक्सप्लेन करनी हो कमेंट के अंदर करना, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अच्छे से इसके जितने अपन ने पढ़ा है अभी उसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और नोट्स साथ में बनाते रहिए। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर जितने भी उसके क्वेश्चन करेंगे और साथ में नोट्स फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के बनाते रहिए। बाकी जो अपन लाइव क्लास करेंगे उसमें साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।